जायंट पटाखा कार चोर वाला। एक गांव नदी के किनारे बसा हुआ रहता है। गांव से शहर जाने के लिए नदी पार करके जाना पड़ता था। उसी गांव में विनोद नाम का एक लड़का रहता है। वो बहुत पढ़ा लिखा होता है और वो नौकरी ढूंढता रहता है। बहुत बार इंटरव्यू देता है, लेकिन अंग्रेजी न आने की वजह से उसे नौकरी नहीं मिलती। वो हमेशा इंटरव्यू के लिए जाता, पर निराश होकर घर आता। एक दिन विनोद को निराश बैठे देख उसकी माँ उसे कहती है, अरे बेटा, ऐसे निराश मत हो बेटा। नौकरी मिलने तक तुम पिताजी की नाव चलाने में उनकी मदद करो। लेकिन माँ, मुझे ये नाव का कारोबार नहीं करना है। मुझे कुछ नया करना है। बेटा, जब नया करना है तो नौकरी के पीछे क्यों पड़े हो? खुद से ही कुछ करो। हाँ माँ, तुम सच कह रही हो। अब मैं खुद से ही अपना एक नया इनोवेशन करूँगा। विनोद अपने दोस्त के यहाँ जाता है। वो देखता है कि उसके घर एक खराब कार पड़ी हुई है। वो उसकी कार अपने घर लेकर आता है। उस कार में अपने दिमाग से बड़े बड़े पटाखे लगाता है। उसकी बॉडी को एक सुतली बम जैसा बनाता है और चक्कों को रॉकेट लगाता है। इस तरह से वो अपनी जायंट पटाखा कार बनाता है। उसके माँ और बाबूजी वो कार देखकर बहुत खुश होते हैं और माँ कहती है, अरे बेटा, जायंट पटाखा कार तो बन गई। अब जरा इसे टेस्ट तो करके देखो। हाँ माँ, चलो बैठो, मैं आप दोनों को एक चक्कर लगवा कर आता हूँ। इस तरह से विनोद जायंट पटाखा कार को शुरू करता है और जमीन पर टेस्टिंग करता है, जो बहुत सफल होती है। फिर उसी कार को वो हवा में उड़ाने के लिए कार के चक्कों पर लगे 4 रॉकेट को चालू करता है और देखते ही देखते कार हवा में उड़ने लगती है। और इस तरह से वो अपनी जायंट पटाखा कार को जमीन के साथ साथ हवा में भी उड़ाने में सफल होता है। उसके इस जायंट पटाखा कार की खबर गांव में फैल जाती है। फिर क्या, कार के मजे लेने के लिए गांव-गांव से लोग विनोद के पास आने लगे। विनोद उनसे पैसे लेता और आकाश में कार से चक्कर लगवाता। इस तरह से उसका नया बिजनेस चालू हो गया। वो कुछ ही दिनों में ठीक वैसे ही दूसरी जायंट पटाखा कार बनाता है। विनोद की इस कार के बारे में बिल्लू नाम के एक कार चोर को पता चलती है और वो सोचता है, अरे वाह, इस कार को तो मैं चुराऊंगा और विदेश में बेचूंगा, जिससे मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। बिल्लू रात को उस गांव में आता है और विनोद की जायंट पटाखा कार को चुराता है और भागने लगता है। तभी विनोद को कार की आवाज से पता चलता है और वो दौड़कर घर के बाहर आता है तो देखता है कि कोई चोर उसकी कार चुरा कर भाग रहा है। तभी विनोद अपनी दूसरी जायंट पटाखा कार निकालता है और उसका पीछा करता है। तभी बिल्लू कहता है, अरे बाप रे, इसे तो पता चला कि मैं उसकी कार चुरा कर भाग रहा हूँ। मुझे और तेज भागना पड़ेगा। ये कहकर वो चोर और तेज कार को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता नहीं रहता है कि कार कैसे काम करती है। इधर विनोद पीछे से अपनी कार के रॉकेट शुरू करके हवा में उड़ता है और ठीक बिल्लू के ऊपर आता है। बिल्लू डरकर कार का एक बटन गलती से दबा देता है, जिसकी वजह से उसके कार के भी रॉकेट शुरू होते हैं और वो हवा में उड़ने लगता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे बचाओ, इस कार को जमीन पर लाओ। अरे बचाओ कोई। विनोद ये सब देखकर पीछे से उसके कार पर रॉकेट छोड़ता है और उसकी कार के रॉकेट बंद हो जाते हैं और वो तेजी से नदी में गिर जाता है। विनोद भी नीचे उतरता है और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले करता है। अंडरग्राउंड कार ग्रीडी जेसीबी वाला। मधुपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में चमनलाल नाम का एक अमीर आदमी रहता था। चमनलाल का बेटा विदेश से पढ़कर गांव में वापस आया था। ये देखकर चमनलाल उसे कार गिफ्ट देता है। वो कहता है, वेलकम माय सन, वेलकम। थैंक यू पापा। ये लो बेटा, तुम्हारे लिए ये कार, तुम्हारे वापस आने की खुशी में। अरे वाह पापा, ये तो एकदम लेटेस्ट है। थैंक यू वेरी मच पापा। इस तरह राजेश को नई कार गिफ्ट करके चमनलाल अपने बेटे का स्वागत करता है। राजेश भी उस कार को चलाने के लिए गांव में निकलता है। वो कार को चलाते हुए जाता है।
लेकिन तभी चलते चलते रोड के पास एक अंडरग्राउंड गड्ढे में राजेश की कार गिर जाती है। जैसे तैसे राजेश उस अंडरग्राउंड गड्ढे से बाहर निकल आता है, लेकिन उसकी कार अंडरग्राउंड गड्ढे में ही फंसी हुई होती है। वो इधर उधर देखता है किसी की मदद लेने के लिए, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। तभी उसे एक जेसीबी वाला वहां से गुजरते हुए दिखता है। राजेश कहता है, अरे वाह, जेसीबी, इसी से मदद मांगूंगा मैं कार बाहर निकालने के लिए। सुनो भाई, जरा रुको तो। क्यों, क्या हुआ, क्यों रोका मुझे? अरे जरा मेरी मदद कर दो, मेरी कार इस अंडरग्राउंड गड्ढे में गिर गई है, उसे जरा निकाल कर दो तुम्हारी जेसीबी की मदद से। अरे भाई, मेरी जेसीबी क्या इस काम के लिए थोड़ी है, जाओ किसी और से मदद मांगो। अरे ऐसा मत करो, गांव में और कोई नहीं है जो इस कार को गड्ढे से बाहर निकाल सके। अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, ठीक है, बोलो कितने पैसे चाहिए, मैं दे दूंगा। राजेश की बात मानकर वो जेसीबी वाला उसकी कार को अंडरग्राउंड गड्ढे से बाहर निकालता है और ऊपर रख देता है। राजेश उसे कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। अरे ओए, ये धन्यवाद लेने के लिए मैंने तुम्हारी कार नहीं निकाली बाहर। चलो पैसे ढीले करो जल्दी से। हाँ, अभी दे रहा हूँ, बोलो कितने चाहिए। पूरे 50,000। अरे भाई, ये शोले का डायलॉग क्यों बोल रहे हो, ठीक से बोलो। अरे कहा ना, 50,000 तो 50,000, उससे 1 रुपया भी कम नहीं। अरे ये क्या भाई, 50,000 रुपए एक कार को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए, ये कुछ ज्यादा नहीं हुए? अरे ये तुम्हारी कार ही 50 लाख की है और 50,000 देने के लिए इतना सोच रहे हो? जल्दी बोलो क्या करना है, नहीं तो कार को उठाकर वापस गड्ढे में डाल दूंगा। अरे लेकिन भाई, ऐसे मौके का फायदा नहीं लेना चाहिए, कभी तुम्हारी जेसीबी भी किसी गड्ढे में गिर सकती है या उसके साथ कुछ भी हो सकता है, फिर तुम क्या करोगे? अरे मेरी जेसीबी कभी गड्ढे में नहीं गिरेगी और ना ही उसके साथ कुछ होगा, और गिरेगी भी तो तेरे से कौन मदद लेगा रे? राजेश के पास कोई चारा नहीं रहता। उस लालची जेसीबी वाले को वो 50,000 रुपए दे देता है और चला जाता है। कुछ दिन के बाद वही जेसीबी वाला काम से बाहर गांव जाता रहता है कि तभी गलती से ठीक उसी गड्ढे में उसकी जेसीबी गिर जाती है। जेसीबी वाला बाहर निकल आता है, लेकिन जेसीबी को निकालने के लिए वो मदद ढूंढता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। तभी राजेश वहां से जाता रहता है। जेसीबी वाला कहता है, अरे भाई जरा रुको, मेरी जेसीबी बाहर निकालने के लिए मेरी मदद करो। अरे ये क्या हो गया, उस दिन तो बड़ा कह रहे थे कि जेसीबी कभी गड्ढे में नहीं गिरेगी और ना ही तुम मुझसे मदद लोगे, फिर आज क्या हुआ? राजेश की बात सुनकर वो जेसीबी वाला अपना सर नीचे कर देता है, लेकिन राजेश उसे उस दिन की बात याद दिलाता है कि कैसे उसने मौके का फायदा उठाया था। ये सुनकर जेसीबी वाला भी उसे 50,000 रुपए दूंगा ऐसा कहता है, लेकिन राजेश उसे सबक सिखाने के लिए उसकी मदद बिल्कुल भी नहीं करता और वहां से चला जाता है और जेसीबी अंदर अंडरग्राउंड गड्ढे में ही फंसी हुई रहती है।